आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 8। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसी के साथ नीचे मैथ्स की वर्कशीट आई है, तो मैं उसे भी बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 8 डाल देंगे। अपना जो आपका विषय है हिंदी और इसका चैप्टर आज हम कौन से पढ़ेंगे, बस की यात्रा, ये लिख लेंगे। अपना कक्षा का नाम, अपने विद्यार्थी यानी आप अपना नाम और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा डेट भी डाल लेंगे। चलिए देखते हैं कि बस की यात्रा में अब हम कहाँ तक पहुँच गए हमारी यात्रा। तो लिखा है एकाएक बस रुक गई। एकाएक माने अचानक से, एकदम से, है ना। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। लीजिए, अब टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब देखिए, टंकी में छेद हो गया तो उसने क्या करा, बाल्टी से डाल के इंजन में डालना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब देखिए, है हंसी की बात। मैंने आपसे पिछली वर्कशीट में भी ये बात बोली थी कि जब आप इस चैप्टर को अपने आप पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा और साथ में हंसी भी बहुत आएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी अब रफ्तार जो है वो कम हो गई थी। ठीक है, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था, आगे वो भी लिखा है। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि शायद अब जो नेक्स्ट बस पेड़ आने वाला है उससे हमारी बस टकराएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोते लगा जाएगी, यानी कि गिर जाएगी, डुबकी लगाएगी, है ना। एकाएक फिर बस रुकी, यानी अब दोबारा से बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं, यानी कि ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी कि शायद चल जाए, लेकिन वो नहीं चली। सविनय अविज्ञ आंदोलन शुरू हो गया था। अब आप पिछली बार पढ़ चुके हैं कि सविनय अविज्ञ आंदोलन क्या था, जिसमें कोई भी किसी का सहयोग नहीं करना चाह रहा था। सेम इसी तरह से बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर चुका था, यानी कोई भी किसी का साथ नहीं देना चाह रहा था। बस का अगर इंजन कह रहा था कि चलो, तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था कि नहीं जी नहीं, हम तो नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अब देखिए क्या होता है, जब आपकी बात पटती नहीं है ना पूरी तरह से, तो ये कह दिया जाता है कि मतलब ये चीज़ तो सही है, लेकिन ये आजकल पहली बार हुआ है, मतलब आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, हमेशा सही चलती है, ये आज इत्तेफाक की बात है, अचानक से हो गया ऐसा, वरना होता नहीं है। क्षीण चांदनी में वृक्ष की छाया के नीचे वह बस खड़ी ध्यानदीन लग रही थी, यानी कि अब क्या था कि वो बस जो है वो वृक्ष की छाया के नीचे खड़ी हो गई। रात थी, चांदनी थी अच्छी, तो कैसी लग रही थी, बेचारी बूढ़ी लग रही थी, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान बैठे आराम कर रहा हो ना, बेचारी टाइप की, है ना, वो लग रही थी। लगता मतलब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी कि कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें गलीन हो रही थी, यानी कि मतलब अपने ऊपर बुराई लग रही थी, खेद हो रहा था, अपने ऊपर लग रहा था कि हम कितने बुरे हैं कि मतलब इस बूढ़े के ऊपर बैठ के सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, यानी इतनी बूढ़ी है, इसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं, हमें तरस नहीं आ रहा है इसके ऊपर। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी ये मर गई, यानी ये ख़त्म हो गई अगर, तो इसका बयाबान में हमें, यानी इस बयाबान किसे कहा जाता है, खाली जगह जहाँ पे कोई ना हो, सन्नाटा हो, ठीक है। इस बयाबान में हमें इसका अतिशोक्ति करना पड़ेगी, यानी कि अब करनी पड़े, अतिशोक्ति का मतलब क्या था, करनी पड़ेगी, यानी इसका अंतिम संस्कार यही करना पड़ेगा, यानी इसको यही आप जलाना कह लीजिए, दफनाना कह लीजिए, यही करना पड़ेगा जो भी करना है, ठीक है। और ये कौन सी जगह है, बिल्कुल वीराना है। यहाँ आपको अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी नहीं मिलेगी और दफन करने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, यानी अब हिस्सेदार साहब जो थे बेचारे, उनकी इज्जत का सवाल था। मुझे लगता है उन्होंने बोला ही, क्योंकि वो बस उनकी हिस्से में आती है, उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए था जब इतनी ख़राब हालत थी उस बस की, तो ठीक है। अब क्या लिखा है, बस आगे चली, उसके चाल
और कम हो गई, यानी उसकी जो चाल थी, जो उसकी रफ्तार थी वो और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब देखिए यहाँ पे ये मतलब एक तरह से थॉट बोल के वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक इंसान जो बूढ़ा हो चुका होता है, वो मरने वाला होता है, तो लोग कहते हैं ना देखो अब इनकी ज्योति जो है वो धीरे 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 खत्म हो रही है ना। इसी तरह से चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी अब क्या है, जब इंसान मरने के करीब हो जाता है तो उसके अंदर उतनी ताकत, उतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो चल सके, तो वो क्या करता है, रेंगने लगता है, धीरे धीरे चलने लगता है। उसी को इन्होंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, आगे या पीछे से कोई गाड़ी दिखती तो वह एक कदम किनारे खड़ी हो जाती, यानी एक तरफ साइड में हो जाती कि भैया तुम निकल जाओ। ठीक है, जैसे कि हो जाती और ये कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही, यानी कि अब कोई भी गाड़ी आएगी वो रफ्तार से ही चलेगी, जाहिर सी बात है, रात का वक्त है, लोगों को जल्दी है घर पहुंचने की। तो क्या होता है, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किनारे ऐसे खड़े हो जाती थी जैसे मान लो कि कह रही बेटा तुम निकल जाओ, मेरी तो इतनी उम्र ही नहीं है जो मैं तेज़ तेज़ चल सकूं, मैं तो आराम आराम से ही चलूँगी। ठीक है, अब यहाँ आपके नए शब्द दिए गए, एकाक यानी कि अचानक से, उम्मीद यानी आशा, रफ्तार यानी गति। ठीक है, और मील माने कि गज की दूरी, जो 1760 गज की दूरी को मील कहा जाता है, यानी 1 किलोमीटर है ना। अब क्या है, लुभावना यानी मन को अच्छा लगना। ठीक है, डुबकी, गोता लगाना यानी डुबकी लगाना। ठीक है, तरकीब यानी कि उपाय, शीर्ण यानी कि कमज़ोर। और उसके बाद क्या है, दयानीय, ये देखिए यहाँ लिख के आ गया है, दयानीय यानी कि बेचारी, गलिन यानी कि खेद। ठीक, और प्रांत यानी कि मरना, अगर ये यही मर गई। ठीक है, बयाबान यानी कि सुनसान। ठीक है, अतिशोक्ति यानी कि अंतिम क्रिया, अंतिम क्रियाक्रम यानी वही आपका दफनाना या जलाना जो भी है। ठीक है, टटोल कर यानी ढूंढ कर, रेंगना यानी बहुत धीरे धीरे चलना। अब देखिए आपका यहाँ पहला प्रश्न आता है, प्रश्न यहाँ लिखा है, अब पहले लिखा है अब गद्यांश के ऊपर, जो अब आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा है उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, अब आपका पहला प्रश्न क्या है, बस अचानक रुक क्यों गई थी। तो अब देखिए यहाँ पहले वाले रुकने की बात हो रही है, तो अब आप बता देंगे कि इसलिए रुकी थी क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, पहला आप जो आंसर लिखेंगे यहाँ से लिख लेंगे, बस अचानक से इसलिए रुक गई क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। तो ये सिंपल है, लेखक को बस पर भरोसा नहीं था और क्यों नहीं था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था क्योंकि बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, किसी भी क्षण ब्रेक फेल हो सकते थे या स्टीयरिंग टूट सकता था। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसने व्यंग के उसमें कही है, ये सब बातें लेखक ने खुद बोली है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस टकराएगी, यानी कि अब क्या है, जो भी पेड़ आता तो उसे ये डर लग रहा था कि कहीं इसी से बस ना टकरा जाए, और जब वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार रहता है कि शायद अब ये वाले से टकरा जाएगी, मतलब वो ख्वाहिशमंद था कि बस पेड़ से टकरा जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा है, यानी वो जो बस है उसको बेचारी क्यों कहता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचारी टाइप की लग रही थी, है ना, जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गए हो। हमें ग्लानिन हो रही थी कि बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं, यानी इतनी बूढ़ी औरत है, एक तरह से वो बस को औरत माना गया है और हम उसके ऊपर बैठ के आ रहे हैं, हमें अपने ऊपर शर्म आ रही थी, अपने ऊपर मतलब धत्कार आ रही थी कि मतलब हम देखो इस बूढ़ी के ऊपर बेचारी पे बैठ के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए आप पांचवे का आंसर यहाँ से लिख लेंगे, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है, अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि जो बस है उसकी तुलना एक बूढ़ी औरत से क्यों की गई है, अपने शब्दों में लिखिए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। से लिख लेंगे आप, बस की तुलना वृद्धा से इसलिए की गई है क्योंकि बस की हालत भी ख़राब थी,
और रास्ते में चलते चलते बंद भी हो गई थी। तो उससे मतलब हर चीज़ ऐसा लग रहा था जैसे कि बूढ़ी हो चुकी है, उसकी हर चीज़ पुरानी हो चुकी है। बूढ़े का मतलब क्या है, वो चीज़ जो पुरानी हो गई है, जिसके अंदर वो स्टैमिना, वो ताकत, वो पावर नहीं रही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है, गतिविधि लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। आपको पता है ये बात, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, व्यंग माने क्या होता है कि जब बातों को सीधे रूप में ना रखकर किसी प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, व्यंग कहते हैं। इस पाठ में बहुत से व्यंग के रूप में बातें कही गई हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ती है। ठीक इसी तरह से अब आप इस पूरे पाठ में से ऐसे वाक्यों को ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग हो। ठीक है, अब आप इस पाठ पर आए, जब तक मतलब पूरे पाठ को अब आप इसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तिका की सहायता से ले सकते हैं। लेकिन देखिए, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे पाठ का बताऊं, तो ये काम आप लोग खुद करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं इसी वर्कशीट में, यानी कि जो ये आपने एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ जो भी आपने इसमें पढ़े हैं, इसमें जो व्यंग शब्द आए हैं, जो ऐसे पूरे सेंटेंस ऐसे आए हैं जिसमें व्यंग का इस्तेमाल किया गया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद मैथ्स की वर्कशीट को करेंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, आप लोग देख लेंगे, जैसे कि इंजन को निकालकर गोद में रख लेगा, है ना। अब बताइए, अगर इंजन को गोद में रख लिया जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, लेकिन उन्होंने कहा। अब क्या लिखा है, स्टीयरिंग टूट सकता है। बताइए, अगर स्टीयरिंग ही टूट जाएगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, या बस गोता लगा जाएगी, है ना, या फिर इसके प्राणांत हो गया तो यानी बस का अंतिम संस्कार करना पड़ जाएगा अगर बस मर गई तो। अब बताइए भला, बस मर सकती है, बस खराब हो सकती है, बस टूट सकती है, लेकिन वो कभी भी मर नहीं सकती है ना। इसी तरह से हमें शर्मिंदगी हो रही थी, हमें शर्म आ रही थी, खेद हो रहा था। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये एक तरह से हंसी मजाक के पैराए में बोले गए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन असलियत में ये एक चीज़ को ताना दिया जा रहा है ना। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये ताना जो है हमारी सरकारी बसेस को दिया जा रहा है, जो पुराने ज़माने में चलती थी। आजकल तो आपकी डीटीसी की बसें बहुत 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 अच्छी हो चुकी हैं। पुरानी वाली अगर आप डीटीसी में बैठेंगे, खासतौर से रोडेज वाली अगर यूपी चले गए, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, बाय गॉड, है ना। चलिए खैर, आज की वर्कशीट को हम लोग यहाँ रोकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग करते हैं मैथ्स की वर्कशीट। ये आपकी वर्कशीट मैथ्स की शुरू होती है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नेम, डेट के साथ आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। आज हम रैशनल नंबर का डिवीजन जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, इन द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन डिवाइडेड इज equally distribute by divisor into several equal parts that are called the quadrats. As a quadrat follow some process like the division of integers. इस तरह से हम लोग इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, उसी तरह से ये रैशनल नंबर को भी डिवाइड किया जाता है, सेम। ठीक है, अब क्या लिखा है, देखिए इन्होंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया कि प्रीति हैड डिस्ट्रीब्यूट 9/2 शुगर केन, यानी उसने 9/2 शुगर केन को बांटा, किसमें, बट चिल्ड्रन इन हियर नेदरहुड, यानी उसके पड़ोस में जो बच्चे थे उनको। शी हैड गिवन 1/2 ऑफ शुगर केन टू ईच चाइल्ड, यानी उसने आधा गन्ना हर बच्चे को दिया, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया कि उसने 5 गन्ने लिए, हर किसी का आधा आधा कर दिया। हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉज देयर टू वूम शी हैड डिस्ट्रीब्यूट शुगर केन। अब ये बताइए उसने कितने बच्चों को शुगर केन बांटा। तो देखिए सिंपल, 9/2, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए उसके इतने गन्ने थे उसके पास और उसने बांटे कितने को, 1/2। ठीक, अब क्या होता है, जब ये वाला डिवाइड का साइन अगर हम इसे मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये वाली डिजिट उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, उल्टी। ऐसे 9/2 और ये हो जाएगा 2/1। ठीक, तो 2 1 2, 2 1 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। आई समझ में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम इसी तरह से इन्होंने दिया है आपको कि देखिए ये आपके 9/2 शुगर केन्स थे, 1/2 उसको डिवाइड करना था, तो कितना आंसर आया, 9। ठीक है ना। ऐसे ही आपको यहाँ लिखा है, नासिर फीड्स, यानी नासिर ने खिलाया किसको, अपनी जो उसकी बकरियां थी उनको 7/3 किलो घास, यानी 7/3 kgs घास उसने अपने 7 बकरियों को खिलाई।
इफ़ एवरी गोट हैड ईट इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रास, यानी अगर उसकी हर बकरी ने बराबर मात्रा में घास को खाया, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रास ईच गोट हैड एट, यानी अब ये बताइए कि एक बकरी ने कितना उसको खाया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इन्होंने दिया, देखिए ये जो ड्राइंग आपको दी जाती है सिर्फ आपको समझाने के लिए दी जाती है, इसलिए आप लोग इसे कॉपी पे फिलहाल जब उदाहरण करेंगे यानी जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब तो करेंगे, लेकिन जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए उसमें आप ये सब नहीं करेंगे। ओके, तो अब देखिए 7 अपॉन में पहले हम इसे सही कर लेते हैं, ये देखिए हमने इसे क्लियर कर लिया। अब हम दोबारा से लिखते हैं, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय 7, क्यों इतनी उसने खिलाई घास और इतनी बकरियाँ थी इसलिए। ठीक, अब जब ये साइन मल्टीप्लाई में बदलता है तो हमेशा याद है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक, 7 अपॉन में 3, फिर ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 7। तो 7 1 जा 7, दोनों कट गए, तो अब आपका आंसर कितना आना चाहिए 1 अपॉन में 3। ठीक, अब आप यहाँ देखिए आंसर, तो देखिए यही आपका आंसर लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरह से इसे कर लेंगे। अब यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशंस, यानी कि जो ऊपर आपको मेंशन किया गया है एग्जाम्पल, जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई द रूल्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, ऑफ रैशनल डिवीजन, यानी कि अब आपने देखा कि सेम वैसे ही रूल्स है जैसे कि सिंपल डिवीजन के होते हैं। ऑफ रैशनल नंबर आर ऑल्सो वेरी इजी लाइक मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये डिवाइड का रैशनल नंबर जो ये भी उतना ही आसान है जितना आपका मल्टीप्लाई का रैशनल नंबर है। इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर वी जस्ट मल्टीप्लाई डिविडेंड into the reciprocal of the divisor and simply get quotient number। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने कहा जब आपको डिवाइड करना हो तो सबसे पहले आप दूसरे वाले नंबर को रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर लेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ आपको दिया गया कि देखिए 2 अपॉन में 3 था डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में 7। अब हमने इसको ये रेसिप्रोकल किया यानी इसको उल्टा करा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि दूसरे वाला नंबर जो वो उल्टा हो जाएगा। तो अब जब आपने इसको उल्टा किया तो 7 2 ज़ा 14 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, इस तरह से अब इसको काट देंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 7 अपॉन में 9 आंसर आ गया आपका। कैसे आया देखिए, 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आएगा 7 बार में, और 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा 9 बार में। आई समझ में? चलिए अब आपको यहाँ दिया गया है लेट्स डू सम क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नेहा रन 13 अपॉन में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन अ ट्रैक, यानी नेहा 13/4 किलोमीटर एक ट्रैक पर दौड़ी। एट द टाइम ऑफ रन, जब वो दौड़ रही थी, शी हैड स्टॉपेड ऑफ 5 मिनट ब्रेक एट 4 स्टेशन। ठीक है, अब उसने क्या करा, 5 मिनट के लिए उसने हर 5 मिनट पे स्टेशन पे ब्रेक लिया। फिनिश लाइन इक्वल, ठीक है, अब उसको इक्वल बांटना है। हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड रीच एज द फर्स्ट स्टेशन। अब ये इन्होंने बोला कि उसने बीच बीच में 5-5 मिनट का गैप लिया हर 4 स्टेशन पे, ठीक है, जो कि इक्वल था। ठीक, तो अब ये बताइए उसने पहला गैप कब लिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग ने कैसे करा, 13/4 लिया, ये 4/1 हो गया। ठीक, अब ये डिवाइड का साइन हट के मल्टीप्लाई को, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ठीक, तो ये क्या होगा, 13 1 कम 13 और 4 चौक 16, तो आपका 13/16 आंसर हो जाएगा। आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 4 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाय -7 अपॉन में 4। तो आप पहले इसको 4 अपॉन में 7 इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में -7। ठीक है, चलिए अब इसका आगे का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तब आप देखिए ये आपका उल्टा हो गया ना, पहले क्या था, ये आपका पहले था ये 4/7 और ये था -7/4। अब हमने मल्टीप्लाई का निशान लगाया, इसे हमने उल्टा कर दिया। अब देखिए ये क्या होगा, 4 4 ज़ा 16 और ये क्या होगा 7 7 ज़ा 49, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। सही है, तो आप इसको ऐसे ही, बस ये आपका आंसर हो गया, आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आपका क्या लिखा है, -6 अपॉन में 5 और यहाँ लिखा है 2 अपॉन में 5। ठीक है, तो अब -6 अपॉन में 5 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 2। ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिए ये आपका उल्टा हो जाएगा ना, तो ये 6 अपॉन में 5 है। ठीक, और ये देखिए ये उल्टा होकर 5 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये ऐसे कट जाएगा 5 1 ज़ा 5 से। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये कटेगा 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ क्या आ गया 1 1। ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1। नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ -3 आंसर लिख देंगे। आई समझ में? तो आप सेम एज इट इज़ इसे ऐसे ही उतार लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो -1 अपॉन में -2 और -2 अपॉन में 7, ये है ना। तो अब देखिए -1 अपॉन में -2 एज इट इज़ रहेगा और ये वाला आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा।
ठीक, तो अब इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ये आपका यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान था, है ना। तो अब क्या होगा, ये देखिए 7 1 जा 7 और माइनस का माइनस रहेगा, ये जगह 2 2 जा 4। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये 4 जो है ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो प्लस का साइन हम लोग लगाते नहीं है, माइनस का साइन लगाना ज़रूरी होता है। तो अब आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7/4। तो आप लोग इसे ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका अगला दिया है कि 2/3 और यहाँ लिखा है 2/3। तो देखिए 2/3, अब जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपका क्या था, 2/3 और 2/3, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, 3/2। आई समझ में बात। तो अब क्या होगा, देखिए 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो इसका मतलब 1 1 1 1, आंसर क्या आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अभी मैंने आपको बताया नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, -7/8 और ये -4/3। तो देखिए -7/8 एज इट इज़ रहेगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये -7/8 होगा और ये फिर क्या हो जाएगा, 3/-4। ठीक, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और 8 4 जा 32। ठीक है, यानी 7 या 21 और 8 चौक 32। तो ये देखिए माइनस ये और ये माइनस। अब अगर आप चाहें तो इधर से ये माइनस को इस माइनस से काट दें तो आपका ये आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21/32। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका क्या लिखा है, 0/8 और यहाँ क्या लिखा है, /6/4। तो आप इसको क्या कर लेंगे, देखिए ये 0/8 एज इट इज़ रहेगा, ये मल्टीप्लाई का निशान लग के तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, किस तरह से इसको ये क्रॉस की वजह से ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब आप किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, या पहले पढ़ चुके। और 6 8 दा कितना होता है, 6 8 दा होता है 48। ठीक है, यानी 8 6 48। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।